अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी बेटा, मुझे आप ये बताइएगा, अभी तक आप दो स्टूडेंट ऑनलाइन हुए हैं, बाकी हो जाते हैं, हम वेट कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको जो है वो अभी तक अगर जो मैंने दो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कस कर लें। नहीं सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, इजी था सब, बड़ा ही सब असल में वो सारी चीज़ें ही असल में हमारा जी जो बेटा, होता है हसन फाइनेंस इरफान। का। जी सर, असल में हमारा ये फाइनेंस का रूल्स है ना, वो लास्ट लेक्चर है, आप कह लें कि सेवन्थ हमारा सब्जेक्ट है ये फाइनेंस का। तो काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हैं, आपको ऐसा जी कोई बेटा, जरूरत उम्मे नहीं कि। हबीबा। जी सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हाँ जी, आ रही है। मुझे बताएं कि अगर आपको पिछले जो मैंने रिकॉर्डेड सेशन भेजे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। नहीं सर, ठीक है, चले आगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों की तरफ से, तो फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो जी नेक्स्ट सर, टॉपिक है। हाँ जी सर। जी, नेक्स्ट जो हमारा बेटा टॉपिक है वो हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और इसका जो है वो हम एनालिसिस जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा इसका क्या है जी, रिपोर्ट्स द एंटिटीज कैश फ्लो, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें होता यह है कि हमारी जो एंटिटीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, एंटिटी को हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग दैट पीरियड कितना कैश रिसीव हुआ और कितनी हमने कैश की पेमेंट्स की हैं और कितना हमारे पास कैश जो है वो बैलेंस के अंदर पड़ा हुआ है। तो एंटिटी को जो आप कैश रिपोर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, उसे हम किसका नाम देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जी, पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है जी, हमारा जो है वो जो कैश फ्लो है उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये है कि हमने अपनी जो हमारी जो कैश फ्लोज हैं हमारे पास, हमने कैश की अवेलेबिलिटी देखनी है कि हमारे पास जो है वो इमरजेंसी के जो कैश एक्सपेंसेस है उन्हें मीट करने के लिए क्या हमारे पास कैश मौजूद है या नहीं मौजूद, और उसकी बेस के ऊपर हमने जो है वो अपनी रूटीन की डिसीजन मेकिंग करनी होती है। व्हाट इज कैश, कैश क्या होता है जी, कैश हमारे पास क्या होता है जी, जो हमारे पास रॉ फॉर्म के अंदर जो हमारे पास कैश मौजूद होता है वो उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम कैश का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश फ्लो के अंदर जो है वो तीन एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और आखिरी हमारे पास होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्रिएट रेवेन्यूज, यानी कि जहां से हमें इनकम आ रहा है, प्रॉफिट आ रही है, वो हमारा क्या है, वो आपकी जो है वो आपकी रेवेन्यू होते हैं। एक्सपेंसेस जो हम खर्चे कर रहे हैं, गेन्स अगर हमने कोई एसेट है उसको सेल किया है और उसके ऊपर हमें जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा अमाउंट मिली है तो वो हमारे गेन है एंड लॉसेज। और अगर हमने किसी एसेट को सेल किया है और उसको सेल करने के ऊपर हमें बुक वैल्यू से कम पैसे मिले हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो लॉसेज होती हैं। investing activities increases and decreases long term asset। आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं उनकी इंक्रीज या डिक्रीज को शो करते हैं। हम लॉन्ग टर्म एसेट क्या होते हैं, बैलेंस शीट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो है वो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट होते हैं। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट भी कहते हैं, यानी कि वो एसेट जो कि हमने लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, हमारे कौन से होते हैं, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लॉन्ग टर्म एसेट की इंक्रीज या डिक्रीज क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज obtain कैश फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर। अब हम जब फाइनेंसिंग में हम जाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमने हमारी जो एक्टिविटीज हैं हमने इन्वेस्टर्स से कितना कैश लिया, यानी कि हमने कितने एसेट फ्लोट किए, उसके ऊपर कितने लोगों ने उसके ऊपर हमें सब्सक्राइब किया, कितना कैपिटल इंक्रीज हुआ, या हमने क्रेडिटर्स जो है उनसे हमने कितना लोन लिया, या हमने उनसे कितना क्रेडिट परचेज किया। और हमारी जो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के अंदर जो चेंज आती है वो हमारी क्या होती है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो activities from the change in the investors and the creditors। उसमें जो चेंज आ रहा होता है वो हमारी क्या होती है, वो एक्टिविटीज कहलाती हैं। उसके बाद होता है जी टू फॉर्मेट्स ऑफ प्रिपेयरिंग एक्टिविटीज। अब इनको फॉर्मेट को बनाने के लिए हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। 99% जो है वो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, सिर्फ 1% चांस है कि आपका जो है वो डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज होगा। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है जी, इनडायरेक्ट मेथड रिकंसाइल्स फ्रॉम द नेट इनकम टू द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि रिकंसिलिएशन बनाते हैं इनकम टू द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपने जो है वो नेट इनकम जो है वो क्या की है, वो प्रोवाइड की है फ्रॉम द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वहां से आपको नेट कैश कितना फ्लो हो रहा है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, रिपोर्ट्स ऑल कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो क्या होती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम क्या करते हैं, वो जो है हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। द टू मेथड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये जो दो मेथड होते हैं इसमें जब हम जाते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग में, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आती, ठीक हो गया, वो ऐसे ही चलते हैं। मेजर जो दोनों के अंदर डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, तो वो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे इनका चेंज आता है। लेकिन जो बाकी के दो हमारे पास स्टेप्स हैं जिसमें इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग है, तो उसमें दोनों में जो स्टेप्स क्या करते हैं वो सेम चलते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। जी उस स्लाइड चलने में प्रॉब्लम करनी थी तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं चला लूँ ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम बार बार हमें प्रॉब्लम। अब ये हमारा टू फॉर्मेट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं जिसमें नेट इनकम, उसके बाद क्या करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है, डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक इसलिए करते हैं कि ये नॉन कैश पेड एक्सपेंस है। जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको ऐड बैक करते हैं क्योंकि ये हमने कैश किसी को पे नहीं किया। अगर हम इसको ऐड बैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो ये किसी को पे किया और फिजिकली हमारे पास कैश ज्यादा होगा और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास कैश कम होगा, तो इसलिए हम उसे ऐड बैक करते हैं। इसको जब ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है उसे कहते हैं जी नेट इनकम प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे हम नाम देते हैं नेट इनकम प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग सेक्शन में हम चलते हैं जी। इसमें हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिंग सेल्स आती है हमारी, वो हमने दी 1,10,000 जो भी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की 3,500, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,500।
डेप्रिसिएशन हमारी हमने 4000 माइनस की तो हमारा जो है वो नेट इनकम आ गई 2500। डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड नॉट कैश ट्रांजैक्शन। अब ये उसने नीचे बता दिया कि डेप्रिसिएशन जब एसेट को हम यूज करते हैं तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम किसका नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। डिप्लीशन हमारी जो है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी जो आपकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो कमी होती है उसे हम डिप्लेशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो लैंड वगैरह जो होती है उसकी जो वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हम जिसे हम कैश फॉर्म के अंदर किसी को पे नहीं करते, तो लिहाजा इसको हम क्या करते हैं, इनकम के अंदर हमने ऐड बैक करना होता है। गेन और लॉस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एसेट। अब गेन या लॉस हो और आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर हो तो उनको हम कैसे जो है वो चेक करते हैं, कैसे उनको जो है वो उनकी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। चेंजेस टू लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर तब्दीली आ गई, परचेज और सेल ऑफ एसेट। अब इसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो आप एसेट परचेज करते हैं एसेट बढ़ जाता है, या एसेट को सेल करते हैं और एसेट क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इनफैक्ट कैश वर्ड्स द जनरल एंट्री क्या होगी, अगर आपने एसेट को बाय किया है तो आप क्या करेंगे, एसेट टू कैश हो जाएगा, सेल किया तो कैश टू एसेट हो जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है जी। द अपीयर इन द इन्वेस्टिंग सेक्शन बट व्हेन सोल्ड आर रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। अब सेल करते हैं तो उसमें जो इनकम जनरेट होती है वो हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको ले जाती हैं। Thus we need to serve their effects। अब इसमें क्या है, एड बैक द लॉस। अब लॉस को हम एड बैक करते हैं, क्यों करते हैं, लॉस होता कैसे है, आपका जो है वो बुक वैल्यू है 10,000 और बिका है 8,000 का। इसका मतलब ये है कि अब 2,000 का लॉस हो गया। अब ये जो 2,000 का लॉस हुआ है ये आपने किसी को पे नहीं किया, ये बुक वैल्यू के मुकाबले में आपको लॉस हुआ है। तो अब ये क्या है, नॉन कैश पेड एक्सपेंस है। अगर हम आप इसको जो है वो लेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो कैश का फिजिकल बैलेंस ज्यादा होगा और जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कैश कम होगा। तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देते हैं अगर किसी किसी का लॉस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट आउट द गेन। अगर आपने कोई एसेट बेचा है और आपको जो है वो 2,000 या 3,000 गेन हो गया है तो आपने गेन को क्या करना है, वो सब्ट्रैक्ट आउट कर देना है। अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि कैश डबल हो जाएगा, यानी कि 10,000 का था 12,000 का बेचा, कैश 12,000 शामिल कर लिया और 2,000 आपने फिर ऐड बैक भी कर लिया एज ए गेन के तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि आपका 14,000 यानी कि आपके पास फिजिकली कैश कम है, डॉक्यूमेंट में ज्यादा हो गया। तो जब आपने जितना कैश रिसीव किया उतना ही आप ले आए तो आपने उसमें से क्या है जो गेन है उसको क्या कर देना है, वो माइनस कर देना है। अगर आप उसे माइनस नहीं करेंगे तो आपका कैश फिजिकली कम होगा, डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा होगा। तो इसलिए हम गेन को क्या करते हैं, वो लेस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स देखें जी, सेल्स है आपके पास, क्या है उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपको अगर लॉस हुआ है, लेट्स सपोज आपको जो है वो लॉस हुआ है तो अभी लॉस को आप कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास कैश आया 4,500 का, आपने जो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 1,500 की थी, टोटल 6,000 का आपका एसेट था और 6,500 या जितने का भी था, तो आपको जो है 575 रुपया लॉस हो गया। टोटल एसेट था 6,575 रुपए का और 575 रुपये आपको लॉस हो गया। तो आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से 575 रुपये आपने ये माइनस किया और 4,000 रुपया उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस की, तो नेट इनकम आपके पास कितनी आ गई, 1,925 रुपये आपके पास आ गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपके पास मेथड इनडायरेक्ट मेथड है तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे जी। चेंजेस इन द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी अकाउंट। वो जो आपने चेंजेस देखनी है वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपने देखनी है। चेंजेस इन अनदर करंट एसेट डिक्रीजेस कैश। अगर आपका इंक्रीज अनदर करंट एसेट इंक्रीज हुआ है तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया है। क्यों होगा कि इसका मतलब ये कि आपने इन्वेंट्री बाय की है, आपने आपके पास इन्वेंट्री या अकाउंट रिसीवेबल है या जो भी आपने उधार पे चीजें बेची हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैश है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपके करंट एसेट इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो आपसे हुआ है, तो वो आपका कैश क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। परचेज फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर कैश। आपने जो है वो सारी बात है कि इन्वेंट्री कैश पे परचेज की है तो इन्वेंट्री एसेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कैश है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा।
डिक्रीज इन अनदर करंट एसेट इंक्रीज कैश, अगर आपका जो है वो करंट एसेट डिक्रीज कर जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसका मतलब है कैश इंक्रीज हो गया है, यानी कि आपने एसेट को क्या किया, वो सेल किया। जैसे कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल तो कम हो जाएंगे, लेकिन आपका दूसरी तरफ कैश जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इनफ्लो होगा, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस कैश, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो आपका कैश का वॉल्यूम भी बिजनेस में कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी थे, आपने जब उनको पेमेंट की अकाउंट्स पेएबल को, तो इसका मतलब यह है कि आप उनको कैश पे किया, तो आपका जो है वो अकाउंट्स लाइबिलिटी कम हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी लाइबिलिटी जब कम हो गई, तो उससे जो है वो आपका कैश भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन कैश, अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो कैश का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे नॉन कैश एक्सपेंस अक्रूड एक्सपेंसेस थे, यानी कि आपने कोई लाइबिलिटी पे करनी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, आपने पे नहीं किए, जब तक आपने पे नहीं किया आपके पास कैश पड़ा हुआ है, जैसे ही आपने वो एक्सपेंसेस पे किए तो आपके बेसिस से कैश का आउटफ्लो हो जाएगा और कैश का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन कैश, अब ये देखें जी जनरल, अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट किया, डेप्रिसिएशन की 1925 रुपए, सेल एंट्री देखें, कैश टू सेल 7500 की हो गई, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 2500 रुपए के हो गए। अब देखें जी 2500 इज द कैश सेल्स आर 2500 इज सेल्स आर नॉट कैश सेल, अब ये जो 2500 की आपने कैश की है, ये अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की है, तो इसका मतलब ये कि ये आपकी जो है वो कैश में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन आपने ये क्रेडिट सेल है। एनी इंक्रीज इन द करंट एसेट आइदर कैश यूजेस कैश, अब आप क्या करते हैं, कोई भी करंट एसेट आपका इंक्रीज होता है तो इसमें जरूरी नहीं होता कि आपका कैश का भी इन्वॉल्वमेंट हो रही हो। आपकी इंक्रीज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज कर जाए तो आपका कैश क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, इसका मतलब आपने परचेजेस की है। और is increased by a non cash transaction account receivable, non cash transaction क्या जी, अकाउंट रिसीवेबल, कि अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज कर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने उधार पे चीजें बेची है, तो कैश का क्या हुआ है, वो आउटफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन कैश, इफ अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज, अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल जिन्हें आप डेटर्स का नाम देते हैं वो डिक्रीज कर जाए, दैट मीन्स वी कलेक्ट कैश, इसका मतलब है हमने उनसे क्या किया, वो कैश कलेक्ट किया है, और जब हम कैश कलेक्ट करेंगे दैट कैश नीड्स टू ऐड बैक टू द नेट इनकम, और इस कैश को आपने क्या करना है, नेट इनकम के अंदर ऐड कर देना है कि आपके पास कैश का लेवल बढ़ गया, कैश आपका क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया हुआ है आपका। इफ इन्वेंट्री सप्लाईज और अदर करंट एसेट डिक्रीजेस, अगर आपकी इन्वेंट्री सप्लाई और अदर करंट एसेट क्या हो जाए, वो डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, दैट मींस वी डेबिटेड एन एक्सपेंस बट डिड नॉट क्रेडिट कैश, हम एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट नहीं करते। उसकी वजह की इन्वेंट्री आप क्या कर रहे थे, सप्लाई जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, या सप्लाईज जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं। सो वी एड बैक दोज डिक्रीजेस, हम क्या करते हैं कि इन दोज डिक्रीजेस को ऐड बैक करते हैं टू द नेट इनकम, ताकि हमारी जो नेट इनकम है उसका इफेक्ट जो है वो ठीक हो जाए। हाउ इज अकाउंट्स पेएबल डिक्रीजेस, अब अकाउंट्स पेएबल कैसे हमारे डिक्रीज होते हैं, डेबिट अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिट कैश, यानी कि आपने जो है वो अगर एंट्री पास करनी है तो हम करते हैं अकाउंट से पेएबल टू कैश। अब इसमें जब आप अकाउंट्स पेएबल को कैश पे करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी तो कम होती है, लेकिन आपका जो कैश का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना नॉन कैश एक्सपेंसेस है, और हमारे पास कितना कैश पड़ा है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो और हमारी जो फिजिकल कैश है उसको भी क्या करना चाहिए, उसको आपस में टैली होना चाहिए। सेम फॉर और अदर पेबल, जितने भी पेबल्स है उनका भी क्या होता है, सेम वही ट्रीटमेंट हम करते हैं जो कि हम अकाउंट्स पेबल का करते हैं जब अकाउंट्स पेबल को हम पे करते हैं। अब एक एग्जांपल में आप देखें जी, आप लिखे सैलरीज एक्सपेंस टू कैश 875 रुपए से है, फिर सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल 125 रुपए है, यानी कि ऊपर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं और नीचे हमारा जो है वो पेएबल है। व्हेन पेएबल इंक्रीजेस, यानी कि पेएबल इंक्रीजेस, अभी हमने पे नहीं किया, द क्रिएट ऑन दे क्रिएट एन एक्सपेंस, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस क्रिएट हो रहे होते हैं, बट द एक्सपेंस इन अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है कि अभी हमने इसमें कैश दे सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल की,
तो हमारा एक्सपेंस तो इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी भी बन गया, लेकिन इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, हमने कैश की पेमेंट नहीं की। सो ऐड बैक टू द नेट इनकम, तो हम इसको क्या करेंगे, नेट इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। टोटल 875 रुपए की आपकी सैलरी थी, इसमें से 125 रुपए की पेएबल है, आपने पे नहीं की, वो बंदा छुट्टी पे होगा, ऑफ जॉब छोड़ गया होगा, तो आपने एंट्री कर दी, तो आपने 125 रुपए को पेएबल कर दिया, ताकि ये आपकी लाइबिलिटी बन गई, और आप इसको ऐड बैक करेंगे ताकि जो है वो ये कैश का जो बैलेंस है वो आपका मेंटेन हो जाए प्रॉपरली। इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इनडायरेक्ट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी, कंपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब जब हम जो है वो कैश फ्लो का हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपैरेटिव, हमारे पास बैलेंस शीट होती है, तो और एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें 2 सालों का डाटा गिवन होता है, जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसका नाम दे, इसको कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जब भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है कम से कम 2 years का डाटा आपको गिवन होगा। इट मे बी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, लेकिन मिनिमम क्या होगा, ये 2 years का आपको डाटा गिवन होगा। वो कहते हैं जी, एंकर कॉर्पोरेशन ऑन December 31 इन 1020x2 है, 20x1 है, उसके बाद उसने इंक्रीज और डिक्रीज दी हुई है। अब देखें करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल 2000x2 में 91 के थे और 2000x1 में 57 के थे। अगर दोनों का आप डिफरेंस निकालें तो अकाउंट्स पेएबल कितने हुए, 34, 91 माइनस 57 करेंगे तो 34, इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं लगी हुई, अब इसके इर्द गिर्द अगर ब्रैकेट नहीं लगी तो इसका मतलब ये क्या, ये पॉजिटिव इंक्रीज है। कौन सी इंक्रीज है, पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। और जब हमारे अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि हम कैश पे नहीं कर रहे, उधार पे चीजें ले रहे हैं, तो हमारा जो क्या होता है, ये इसको हम कंसीडर करते हैं ये कैश का इनफ्लो हो रहा है, कि कैश हमारे पास आ रहा है। सैलरीज पेबल आपकी 2020x2 के अंदर 34 थी, 20x1 के अंदर जो पेबल थी वो 6 की थी। इसका मतलब है कि आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 36 में से आपने 34 में से आपने 6 माइनस किया, तो ये कितना हो गया आपका 28। कितना हो गया आपका 28। तो ये आपकी जो 28 है, ये आपकी क्या होगी, सैलरीज पेबल आपकी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। जब भी सैलरीज पेबल आपकी डिक्रीज होगी, समझ में कि जिनकी सैलरीज पेबल थी वो आके आपसे सैलरी ले रहे हैं, और सैलरी क्या होती है, वो कैश की फॉर्म में पे होती है। जब वो आप उसे कैश की फॉर्म के अंदर पे करेंगे तो उतना कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि ये विद इन ब्रैकेट जो अमाउंट लिखी जाती है ये माइनस की होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में सिंपल सा असूल है कि जो अमाउंट विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इसका मतलब है वो अमाउंट क्या हो रही है, वो माइनस हो रही है। अक्रूड लाइबिलिटीज 20x2 में 1 रुपए की थी और 20x1 में 3 रुपए की थी, तो अक्रूड लाइबिलिटीज भी आपकी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी जब ये डिक्रीज हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि आप लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं। लाइबिलिटीज पे करने का मतलब है आप उन्हें कैश पे कर रहे हैं, तो बैलेंस में इसका मतलब है 2 रुपए आपने जो है वो पे कर दिया, इससे आपका कैश कम हो गया, तो हमने 2 रुपयों को भी जो है वो विद इन ब्रैकेट लिख दिया। नेक्स्ट वो कहता है जी लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करता है। 20x1 में 77 के थे और 20x2 में 160 के थे। लॉन्ग टर्म डेट्स आपने लिए, कर्जे लिए, और जारी बात है ये आपको कैश मिलता है तो ये इंक्रीज हुए हैं। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 60 में से 160 में से 77 माइनस करेंगे तो 83 रुपीज आपके क्या हुए, ये इंक्रीज होंगे। इसका मतलब है इतना कैश का इनफ्लो हुआ है, तो इतना आप कैश के अंदर क्या करते हैं, वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को देखें जी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी 20x1 में 258 की थी और 20x2 में 359। इसका मतलब है कि कॉमन स्टॉक आपने इशू किया होगा, जब आपने शेयर्स इशू किए हैं तो लोगों ने उन्हें अप्लाई किया होगा और उनके शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने आपको कैश पे किया होगा, तो ये डिफरेंस आता है 359 में से 258 करें तो 101। इसका मतलब है 101 रुपए आपने जो है वो कैपिटल जनरेट किया है। जब आप कैपिटल जनरेट करते हैं तो आपके पास कैश का इनफ्लो होता है, तो कैश का ये इनफ्लो हो गया, 101 रुपए आपके पास हो गया। देन आप आगे चलें जी,
रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, कंपनी के प्रॉफिट का को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसके बाद जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है तो उसे आप रिटेन अर्निंग के अंदर डाल देते हैं। इसकी प्रॉपर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनती है। तो 20x1 के अंदर आपके पास जो रिटेन अर्निंग की अमाउंट थी वो 487 थी और 20x2 के अंदर ये 725 है। तो 7 इसका मतलब ये इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये कैश का इनफ्लो हुआ। कितना इनफ्लो हुआ है? 725 में से 487 माइनस किया तो ये हो गया आपका 238, सॉरी 86 आपके पास था और 110 आपके पास जो है वो हो गया। तो ये 24 इंक्रीज हो गया। तो ये आपकी इंक्रीज इन कैश आप ऐड कर देंगे। अब 20x1 के अंदर जो टोटल आपके जो एसेट्स थे वो 487 के थे और 20x2 के अंदर 725 के थे। तो 725 में से 487 माइनस किया तो 238 आ गया। ऊपर से आप करें 34 में 28 283 101 माइनस वाली माइनस कर दें और प्लस वाली प्लस कर दें तो आपका आंसर कितना आता है? 238। ये आपकी क्या, ये नेट जो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज आपकी जो है वो टोटल एसेट्स के अंदर हुई है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम चलते हैं जी। एंकर कॉर्पोरेशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x2, क्योंकि 20x2 की बना रहे हैं। अगर हमने 20x1 की बनानी होती तो 20x0 का हमारे पास डाटा होता, तो हमें 20x0 का डाटा गिवन नहीं है, तो 20x1 और 20x2 है तो हम 20x2 की बना रहे हैं। क्योंकि हमने कंपैरेटिव बनानी होती है तो कंपैरेटिव के लिए उसके पिछले साल का डाटा होना लाजमी है। थाउजेंड्स के अंदर ये अमाउंट दी हुई है। रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू है जी 284 का, इंटरेस्ट रेवेन्यू 12,000 का है और डिविडेंड 9 का है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 8 का है और सबको हमने जमा किया तो टोटल रेवेन्यू एंड गेन्स कितने हो गए? 313 मिलियन के हमारे पास हो गए। एक्सपेंसेस को देखें इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 मिलियन की है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस 56 मिलियन के हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 18 मिलियन का। अब ये रेड में लिखा हुआ है, यानी कि रेड में इसलिए लिखा हुआ है कि ये हमारा नॉन कैश पेड एक्सपेंस है। ये ऐसा एक्सपेंस है जो हमने किसी को भी कैश फॉर्म के अंदर पे नहीं किया। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 17 के हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 16 के हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस 15 का है। इन जब तमाम एक्सपेंसेस को हमने टोटल किया तो ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे 272 मिलियन रुपए के हो गए जी। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 को टोटल रेवेन्यू एंड गेन्स 313 मिलियन का है। टोटल एक्सपेंसेस 272 मिलियन के हैं। हमने रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो 41 मिलियन डॉलर्स बचे। अब ये जो 41 मिलियन है ये हमारा क्या, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट है हमारा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब ये हम इनडायरेक्ट मेथड के साथ हम कर रहे हैं। अब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड के साथ क्या करते हैं, वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड December 31 20x2 और ऑल अमाउंट्स आर इन थाउजेंड्स, ऊपर ब्रैकेट में लिख दिया है। इंक्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल 13,000 के हैं। क्या इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रिसीवेबल 2 का है, वो हमने पीछे सारी कैलकुलेशन की है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3 की है, कम हुई है तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 के हैं। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल 34 के हैं। डिक्रीज इन सैलरी पेएबल -2 है। डिक्रीज इन अक्रूड लायबिलिटीज भी -2 है। जब हमने सबको माइनस किया तो दो अमाउंट्स हमारे पास पॉजिटिव किए, 34 और 3, 37 और रिमेनिंग हमारे पास सारी क्या है वो नेगेटिव में है। तो हमारे पास जो है वो नेट 27 आया। हमने उस प्रॉफिट में से 27 को माइनस किया तो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 28 हमारे पास 68 हमारे पास आ गया जी। चेंजेस इन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज अकाउंट, ये हमने कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने क्या किया था जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमने इसको भी हमने कैलकुलेट किया था। फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोज स्टेटमेंट हमारी आ गई। नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब हमारी जो है वो नॉन कैश जो एक्टिविटीज होती हैं, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग,
बाय इशूइंग कॉमन स्टॉक। अब हम क्या कहते हैं कि हमने जो है वो बिल्डिंग हासिल की बाय, हमने जो है वो एक बिल्डिंग ली हुई थी एक्विजिशन, और हमने उनको बिल्डिंग की पेमेंट की, लेकिन हमने उन्हें कैश पे नहीं किया, बल्कि कैश की जगह पे हमने क्या किया, हमने पेमेंट कर दी है किसकी, कॉमन स्टॉक के अंदर हमने शेयर्स जारी कर दिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, एसेट इंक्रीज भी हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने स्टॉक जारी किया, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमने 300 मिलियन की जो है वो शेयर्स जारी कर दिए हैं। तो ये नॉन कैश है, तो जारी बात है अगर हम इशू करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता, तो 3000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टॉक क्या हुआ, वो हमारा जो है वो इनफ्लो हो गया कैश का। एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय इशूइंग नॉट पेबल, आपने लैंड यानी कि बिल्डिंग आपने खरीदी और आपने क्या किया, उनको पेमेंट नहीं की बल्कि नोट्स पेबल दे दिए, यानी कि इन फ्यूचर में आपने उनको पेमेंट करनी है, उसके अगेंस्ट आपने एक इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिया जिसका नाम क्या है, वो नोट्स पेबल है। तो नोट्स पेबल भी आपके क्या होते हैं, वो कैश की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी हमारा क्या कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, बल्कि कैश का क्या हो गया, वो इनफ्लो हो गया, कि हमें कैश की सेविंग हो गई, हमें कैश पे नहीं करना पड़ा। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बाय इशूइंग कॉमन स्टॉक, आपने जो है वो लॉन्ग टर्म डेट से आपने वो पे करने थे, अब आपने उनकी जो है वो पेमेंट कैश की जगह क्या कर दिया, कॉमन स्टॉक जारी कर दी, यानी कि इक्विटी आपने पे कर दी। तो इसका मतलब है कि आपको कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कैश का इनफ्लो हो गया। तो 1000 आपके 100 आप क्या करेंगे, कॉमन स्टॉक में ऐड कर देंगे। टोटल नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनका जमा करेंगे तो ये 740 आपके पास जो है वो टोटल आपके पास आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या है जी, आपकी जो है वो जो कैश फ्लो है वो आपकी क्या होगी, वो इनडायरेक्ट मेथड के साथ क्या होगी, आपकी कैलकुलेट होगी। ठीक है जी। और अब डायरेक्ट इन मेथड पे हमने जो है वो कैश फ्लो क्या करनी है, वो डायरेक्ट मेथड के साथ क्या करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सिर्फ दो ही स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन है, एक नुमान इम्तियाज और दूसरा जो है वो उम्मी हबीबा, और बाकी जो है वो स्टूडेंट जो है वो दे आर एब्सेंट। तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, उनको भी होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। जी बेटा, आप लोगों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस नुमान। जी सर आ रही है, नहीं कोई मसला नहीं है। सर, मैं बस आपकी एक मिस्टेक के बारे में पूछना था। आपने जो रिकॉर्डिंग पीछे सेंड की थी उसमें आपने डेप्टर्स नहीं इंक्लूड किया था करंट एसेट में। जी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। अभी तक हमने कैश फ्लो का टॉपिक किया, और कैश फ्लो के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताएं। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? एक्सक्यूज मी जी सर, नुमान बोलें। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सर, आवाज आ रही है? चलें जी, आपकी तरफ से तो वॉइस नहीं आ रही, मैं ही आपको बताता हूँ। अब कैश फ्लो रेशियोज भी होती हैं। कैश फ्लो रेशियोज क्या होती हैं? अब जो कैश फ्लो रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी। कैश फ्लो रेशियोज क्या होती है जी, कैश फ्लो रेशियो कवरेज रेशियो मैयर्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अब जो इसमें जो रेशियो होती है जिसे हम कवरेज रेशियो का नाम देते हैं, तो ये क्या करती है, किसी भी कंपनी की जो सॉल्वेंसी है उसे क्या करती है, उसे शो करती हैं।
कि आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो आपकी कंपनी है ये सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इसके पास कैश मौजूद है या नहीं मौजूद, या इसकी सॉल्वेंसी के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पता चल जाता है। जिसके पास जितना ग्रेटर कैश फ्लो होगा वो कंपनी उतनी ही स्ट्रांग होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप पहले लेते हैं तो उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रही है उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और कवर करने के लिए क्या कंपनी के पास कैश मौजूद है या नहीं मौजूद। तो हम कहते हैं टोटल डेट्स और टोटल लाइबिलिटीज। कंपनी क्या करती है उसमें देखते हैं कंपनी के टोटल डेट्स कितने हैं और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। के लॉन्ग टर्म के अंदर कितनी उसके पास जो है वो लाइबिलिटीज हैं और या उसके डेट्स और ऑब्लिगेशन है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है उतनी जितनी भी रेशियोज हैं। तो जब हम उनकी जो है वो डेट रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये रेशो क्या करती है, ये हमें क्या डिमॉन्स्ट्रेट्स करती है द एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की कितनी कितनी एबिलिटी है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अपने जो है वो कितने डेट्स क्या करती है वो पे ऑफ जो है वो कर सकती है। तो इससे हम किसका नाम देते हैं वो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी की पे ऑफ पोजीशन क्या है। तो यहां से हम कंपनी की पे ऑफ पोजीशन क्या करते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हम निकालते हैं जी कैश फ्लो मार्जिन रेशो। अब ये जो हमारी कैश फ्लो कवरेज रेशियो, कैश फ्लो जो मार्जिन रेशियो होती है, ये हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग बाय डिवाइडिंग द सेल। आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश होता है उसको हम सेल से डिवाइड करते हैं, और क्या होता है ये मोर रिलायबल मोर ऑथेंटिक होती है। इससे क्या करते हैं हम नेट प्रॉफिट क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है और कितना वहां से जनरेट हो रहा है। करंट लायबिलिटी कवरेज रेशियो, आपका जो करंट लायबिलिटी हमारी कवरेज रेशियो होती है, यहां से हम क्या करते हैं कि अपनी करंट लायबिलिटीज को क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता चलता है कि आपके पास कितना कैश फ्लो है जो आपकी करंट लायबिलिटीज को क्या करता है वो मीट कर रहा होता है, और आपकी जो करंट जो आपकी और आप कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कहीं कंपनी जो है और क्या सफिशिएंट कैश मौजूद है कंपनी के पास, कहीं वो कंपनी जो है वो क्या बैंक करप्सी की तरफ तो नहीं जा रही है, बैंक करप्ट तो नहीं हो रही। तो यहाँ से उसकी जो है वो हमें जो है वो पता चल जाता है, उसकी जो है वो टोटल उसकी जो है वो सॉल्वेंसी का पता चल जाता है। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, अब इसमें क्या करते हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड एज द प्राइस डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसमें क्या होता है कि हम शेयर प्राइस को हम डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ, और यहां से हमें क्या आता है प्राइस ओवर अर्निंग रेशियो हमें क्या होती है वो कैलकुलेट हो जाती है कि कंपनी जो है वो विच होल्डर ऑफ अ मैनेजमेंट टीम टू सेटिस्फाई, कहते हैं जी आप क्या करते हैं सिंस इट कैश इश्यूज फ्लोज इंस्टेड टू रिपोर्टिंग अर्निंग, कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कंपनी की कैसी जा रही है, और क्या मैनेजमेंट अपनी जो है वो कैलकुलेशन के साथ अपनी जो वो आपको जो है वो कैश फ्लो है, जो कैश का स्टेटस है और बेसिस को मैनेज करने का कंपनी उसके साथ सेटिस्फाइड भी है या सेटिस्फाइड नहीं है, और कंपनी की क्या प्रॉपर पोजीशन जा रही है। अब कैश फ्लो टू नेट इनकम, अब हम क्या करते हैं कैश फ्लो टू नेट इनकम करते हैं, और ये नॉर्मली क्या होती है 1:1 होनी चाहिए, जिसकी करंट रेशियो 1:1 होती है तो इसे भी 1:1 होना चाहिए। इसमें होता है कि अगर ये 1:1 होगी तो ये क्या करती है डेट इंडिकेट्स an organization is not engaging in any accounting trickery intend to inflate the earning above the cash flow, कि वो प्रॉपरली जो है वो जो इनकम है वो आपकी कैश फ्लो से ऊपर नहीं जा रही, कैश फ्लो के विद इन पैरामीटर आके रह रही होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कैश फ्लो टू द नेट इनकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब जो रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं उसमें नंबर 1 आपकी है जी कैश फ्लो कवरेज रेशियो होती है, दूसरी आपकी कैश फ्लो मार्जिन रेशियो होती है, तीसरी आपकी करंट लायबिलिटी कवरेज रेशियो होती है, उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो होती है, और कैश फ्लो टू द नेट इनकम रेशियो होती है। ये रेशियोज हम क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, और यहां से हमें कंपनी की जो है वो क्या होता है वो सॉल्वेंसी का, कंपनी के प्रॉफिट का और कंपनी के मार्जिन का जो है वो पता चल जाता है। अब बेसिकली कैश फ्लो रेशियोज होती क्या है, कैश फ्लो रेशियोज कंपेयर कैश फ्लो टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम क्या करते हैं ये हम स्टेटमेंट्स कैलकुलेट करते हैं कंपनी की अदर एंटिटीज अदर रेशियोज को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जा रही है। अ हायर लेवल ऑफ कैश फ्लो इंडिकेट्स अ बेटर एबिलिटी
टू withstand declines in operating performance। अगर आपके पास कैश फ्लो ज्यादा है और आपके पास कैश का इनफ्लो ज्यादा आ रहा है और आप पॉजिटिवली जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर जा रही है। कंपनी को कैश की प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी से अगर कैश जाता है तो कंपनी के पास कैश आ भी जाता है। डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग या डेफिसिट ऑफ कैश की प्रॉब्लम कंपनी को फेस नहीं करनी पड़ती। एज वेल एज अ बेटर एबिलिटी टू पे द डिविडेंड टू द इन्वेस्टर। अब सारी बात है, जो इन्वेस्टर है जिसने बेसिस में इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर, उसको क्या चाहिए होता है? डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा। अगर कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के पास कैश मौजूद है, तो कंपनी उन्हें प्रॉफिट पे कर सकती है, तो उनका कैश फ्लो बेटर होता है और उससे इन्वेस्टर भी सेटिस्फाई होता है कि उसे जो है वो डिविडेंड जो है वो कंपनी से रूटीन में मिलता रहेगा। They are essential element of any analysis that seek to understand the liquidity of the business। अब ये जो आपके कैश फ्लो के एनालिसिस हैं, ये भी क्या है कि अगर कंपनी की लिक्विडिटी के और कंपनी की परफॉर्मेंस को अगर आपने मेजर करना है, तो ये भी बेस्ट टूल होते हैं और इससे भी आप कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, वो अवेल्युएट कर देते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कंपनी को सेल करना पड़ जाए, उसको लिक्विडिटी के अंदर चला जाए तो क्या कंपनी या एंटिटी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। These ratios are especially important when evaluating companies whose cash flow diverge substantially from their reporting profits। अब सारी बात है, इसलिए हम करते हैं कि जब कंपनी अपने ड्यूरेशन का या टाइम पीरियड का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही होती है, तो वहां पे इसे कैलकुलेट करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कंपनी जो है वो अपना कंपनी की जो है वो प्रॉपर। अब देखें, जब कंपनी जो है वो अपनी एंड हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है, और अगर कंपनी प्रॉफिट्स में हो और उसने डिविडेंड अनाउंस करना हो, तो आप देखें कि एकदम उसके शेयर्स की वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग बाइंग शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि अब कंपनी क्योंकि प्रॉफिट्स में गई है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करना है। अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू नहीं भी बढ़ती, तो एटलीस्ट उनको डिविडेंड आ जाएगा। और जब कंपनी नॉर्मली डिविडेंड अनाउंस करती है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि डिविडेंड भी हासिल किया जाए और कंपनी के प्रॉफिट शेयर सेल करके उसका प्रॉफिट भी अर्न किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो कंपनी के शेयर्स क्या करना है, बाय करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो टेन्योर गुजरता है, फिर कंपनी के शेयर्स मार्केट में वो रीसेल करते हैं और सप्लाई ज्यादा होकर डिमांड कम होने से उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि कंपनी की परफॉर्मेंस कम है, कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी है। अब ये जो आपकी कैश फ्लो है, यहां से भी हम कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग दीज रेशियोज, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो हम। और बेसिकली कैश फ्लो का जो बुनियादी पर्पस होता है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, क्या कंपनी अपनी जो है वो, अगर कंपनी के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल तौर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को इजीली, जो करंट लाइबिलिटीज है स्पेशली, जो इमीडिएटली आपने पे करनी है, उन्हें पे कर सकती है। कंपनी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट या इतना कैश मौजूद है। तो यहाँ से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसकी जो एनालिसिस है करने से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हमारी कंपनी जो है वो कितनी फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग है और कितने उसके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जी, ये तो हमारा जो है वो टोटल आज का लेक्चर था जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। और इसमें जो ऐसा है कि इसका मैं आपको अभी जो है वो लेक्चर के एंड पे थोड़ी देर तक मैं आपको इसका क्विज और इसकी असाइनमेंट जो है ना वो मैं आपको भेज रहा हूँ। और अब तरीका यही है कि जो आपको जो क्विज है उसका लिमिटेड टाइम में आपको दूंगा, और आपने उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर क्विज को आपने सबमिट करना है। असाइनमेंट का टाइम ज्यादा होगा, ठीक है जी, और जो लिमिटेड टाइम के अंदर क्विज नहीं भेजेगा वो फिर रह जाएगा। उसकी एवेल्युएशन सारी बात है इसके ऊपर होनी है और जो मैनेजमेंट को पता होगा। और आप जो है ना, ताकि आप लोग सीरियस हो। और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ओनली जो है वो सिर्फ आपके जो है वो 9 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो है वो आपके जो है वो नो, बल्कि 24 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त क्लास ले रहे हैं और बाकी लोग जो है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो अटेंडेंस बस इन्हीं 3 लोगों की लगेगी। और क्विज का मैं आपको टाइम 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक तक क्विज का टाइम है आपके पास, आपने उसे रीसबमिट करना है। और असाइनमेंट का टाइम जो है वो कल तक का होगा, और फिर जो रह जाएगा उसके लिए डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है जी, आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग जो है वो कर सकती हैं। जी, उम्मे हबीबा, हसन इरफान जी, नुमान इम्तियाज। नो क्वेश्चन सर। नो सर। सर कोई सुबह ले लें।
जी, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग रेज कर सकते हैं क्वेश्चन को। नो क्वेश्चन सर, क्वेश्चन तो ऑल नहीं फेयर। है, क्विज का कह रहे हैं, कोई सुबह ले लें, अभी नहीं। जी हसन ऐसा नहीं है क्लास में। हसन भाई, हसन क्लास में नहीं है।